नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर एमटेट वर्ग 3 की एग्जाम जल्द ही आने वाली है। आपके प्री एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रेगुलर आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, जिसमें हमने टॉपिक वाइज वीडियो बनाया, सब्जेक्ट वाइज बनाया, आपको मैराथन क्लास दी। आज हम जो विशेष करके लेकर आए हैं वो पर्यावरण अध्ययन में भोजन यानी कि फूड से संबंधित 80 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाली एमपीटेट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे आपके एमपीटेट 2022 यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए थे उनमें सबसे ज्यादा भोजन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न भी इसमें मिलेंगे, साथ में अन्य प्रश्न भी मिलेंगे, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ये आपका पहला काम है ना। और विटामिन ए की खोज किस सन में की गई थी? यहाँ पर वर्ष पूछा गया है, किस वर्ष में खोज की गई थी विटामिन ए की? 1910 में, 1913 में, 14 में या फिर 15 में? तो याद रखिएगा विटामिन ए की जो खोज है ये 1913 में की गई थी। कब? 1913 में। यहाँ पर देखिए खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है कि विटामिन ए की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा ये हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हॉपकिंस के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन है या फिर ये किसमें घुलनशील है, तो याद रखिएगा ये वसा में घुलनशील है। किसमें है? वसा में घुलनशील है। साथ में सीधा सीधा विटामिन के बारे में यदि आपसे पूछे कि किस विटामिन की खोज कब की थी और किसके द्वारा की गई थी, तो विटामिन की खोज भी 1913 में ही की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो फंक के द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न, उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? सबसे महत्वपूर्ण कारक आपको बताना है उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए। पहला विकल्प है खुले में सोच कर से, एक मिनट छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, आपको पूरा प्रश्न और 4 विकल्प दिखेंगे ना। तो पहला विकल्प है खुले में सोच करने से, अस्वच्छ जीवन शैली का पालन करके, खुले में सोच की प्रथा को समाप्त करके या फिर अनुचित स्वच्छता का पालन करके। तो उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए पूछा गया है, सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा आपका खुले में सोच की प्रथा को समाप्त करके। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए तीसरा प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO भी कहा जाता है, इसके अनुसार आपको बताना है उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करता है। WHO के बारे में पूछा गया है, तो ये स्वच्छता को, है ना। स्वच्छता आपका करेक्ट आंसर होगा। WHO के अनुसार स्वच्छता उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। तो डी वाला विकल्प भी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, WASA वास जिसको हम बोलते हैं, इसका अर्थ पूछा गया कि भैया इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? सीधी सीधी मैं आंसर बताऊंगा, है ना। 4 विकल्प पढ़ेंगे, ज्यादा समय आपका खराब हुआ। देखिए WA का मतलब होता है पानी यानी कि वाटर, है ना। एस का मतलब होता है सैनिटाइज यानी कि सॉरी स्वच्छता, और एच का मतलब भी होता है आपका हाइजेनिक यानी कि स्वच्छता। तो या वा का मतलब पानी, एस का मतलब स्वच्छता, एच का मतलब स्वच्छता, है ना। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ, वा का मतलब वाटर, एस का मतलब सैनिटाइज और एच का मतलब हाइजीन, है ना। ये आपका वास का अर्थ होता है पूरा पूरा। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस ए रोग है किसका भैया? जल जनित बीमारी है, ये हवा जनित बीमारी है, लीवर जनित बीमारी या फिर हृदय जनित बीमारी है? किससे होता है हेपेटाइटिस ए? ये पूछा गया सीधा सीधा। तो याद रखिएगा जो हेपेटाइटिस ए है ये लीवर जनित बीमारी है, लीवर पर ये अटैक करता है हेपेटाइटिस ए, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन से अत्यधिक शोर के कारण निकलता है? अत्यधिक शोर होता है जब कौन सा हार्मोन निकलता है व्यक्ति के अंदर से? एड्रिनल, रीजनल, सीनल या फिर प्रोजेस्टेरोन, कौन सा निकलता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? वो निकलता है एड्रिनल, है ना। एड्रिनल जो हार्मोन से है ये अत्यधिक शोर के कारण निकलता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मार्बल कैंसर किसके कारण होता है? जो मार्बल कैंसर है ये किसके कारण होगा भैया? सूक्ष्मजीव के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, क्षारीय वर्षा के कारण या फिर नाइट्रोजन गैस के कारण? काफी इंपोर्टेंट है, एमटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। करेक्ट आंसर होगा मार्बल कैंसर के बारे में पूछे तो उसका कारण होता है अम्ल वर्षा। क्या होता है? अम्ल वर्षा। बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में मुख्य रूप से उगाए जाने वाले मोटे अनाज कौन से? यहाँ पर देखिए मोटे अनाज के बारे में पूछा गया, मुख्य रूप से कौन से होंगे? यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए, ज्वार, बाजरा और रागी,
है ना, इनमें से सही कोड कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए भारत में मुख्य रूप से जो उगाने वाले मोटे अनाज है उसमें आपका ज्वार भी होगा, बाजरा भी होगा और रागी भी होगा। ये तीनों ही मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका फोर्थ वाला, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, हम कचरे को कब खतरनाक के रूप सॉरी हम कचरे को कब खतरनाक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं? जब कचरे से मृत्युदर नहीं बढ़ती है, जब कचरे से मृत्युदर बढ़ती है, जब कचरे से मृत्युदर घटती है, या फिर जब कचरा बिना किसी मदद से अपघटित हो जाता है। तो हम डरते कब है? जब कचरे से मृत्युदर बढ़ती है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका बी वाला होगा। हम कचरे को कब खतरनाक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं? जब कचरे से मृत्युदर बढ़ती है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सरल सा प्रश्न था, विकल्प पढ़ते ही आंसर आपके सामने होता है ना। 10वां प्रश्न, लौह तत्व युक्त भोजन ग्रहण करने से क्या प्राप्त होता है? जो लौह तत्व युक्त भोजन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है? रुधिर कण, हीमोग्लोबिन, अस्थिर मज्जा या फिर प्रोटोप्लाज्मा? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। इससे हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है। लौह तत्व युक्त भोजन ग्रहण करने से क्या प्राप्त होता है? हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है। 10वां का जो बी वाला विकल्प है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सही तरीके से कार्य करने के लिए शरीर को किस खनिज की आवश्यकता होती है? चांदी, सोना, लेड या फिर कैल्शियम? देखिए सही तरीके से कार्य करने के लिए शरीर को चांदी की ना आवश्यकता होती है, ना सोने की, ना लेड की। किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 4 विकल्प देखेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? इसे किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? कन्वेंशन द्वारा, गर्म करके, उबाल कर या फिर अलग करके? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका कन्वेंशन द्वारा। किसके द्वारा? कन्वेंशन द्वारा, जिसे संवहन कहते हैं, या फिर इसे संवहन द्वारा याद कर लीजिएगा। संवहन, है ना, संवहन द्वारा चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी आपका संवहन द्वारा या फिर कन्वेंशन द्वारा गर्म किया जाता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, फ्लोराइड से दूषित पेयजल के कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? अम्ल रक्तता, क्षारमयता, क्लोरोसिस या फिर आंतों में जलन? क्या हो सकता है? तो सही आंसर होगा आपका फ्लोरोसिस। क्या होगा? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस दूषित पेयजल के कारण हो सकता है, याद रखिएगा। फ्लोराइड से दूषित पेयजल के कारण क्या हो सकता है? फ्लोरोसिस हो सकता है। और जो फ्लोरोसिस ये क्या है? ये दांतों वाला एक विकार होता है, या फिर कह सकते हैं कि पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण दांतों और हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है ना। याद रखिएगा, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक गतिविधियों में नियामक के रूप में कार्य करता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज पदार्थ? देखिए यहां पर पूछा क्या गया है, शारीरिक गतिविधियों में नियामक रूप से कार्य कौन करता है? तो खनिज पदार्थ करते हैं। कौन करता है? खनिज पदार्थ। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। दूध में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा गया भैया, वो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, स्टार्च या फिर लैक्टोज है? दूध में पाए जाने वाला। सरल सा प्रश्न, काफी बार ये प्रश्न आपके सामने आया होगा। राइट आंसर क्या होगा? लैक्टोज, है ना। दूध में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन होगा? लैक्टोज होगा। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन आंखों व त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? आंखों में त्वचा को सुरक्षा प्रदान कौन सा विटामिन करता है? सीधा सीधा पूछा गया है तो विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। वो ये किससे संबंधित होता है? आंखों की संबंधित होता है, आंखों से। यदि विटामिन ए अच्छा मिलेगा, भरपूर मिलेगा, तो आंखों व त्वचा को सुरक्षा प्रदान होगी उससे। तो विटामिन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे टिड्रीवोरस भी कहा जाता है? टिड्रीवोरस शाकाहारी, अपघटक, मांसाहारी या फिर सर्वाहारी? किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ये कहते हैं अपघटक। जो टिड्रीवोरस है ये मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से बना एक क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है टिड्रीवोरस। और इसे क्या कहा जाता है? इसे अपघटक कहा जाता है। जो बी वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक आहार जिसमें सभी महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ शामिल हो वो क्या कहलाता है? यहां पर देखिए, जो एक आहार के बारे में पूछा गया है जिसमें सभी महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ शामिल होता है वो क्या कहलाता है? समृद्ध आहार, पूर्ण आहार, संतुलित आहार या फिर आहार? सरल सा प्रश्न है, क्या कहलाएगा वो संतुलित आहार कहलाएगा। जिसमें सभी महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ शामिल होते हैं उसे संतुलित आहार कहा जाता है। अगला प्रश्न,
बैगन में छोटी पत्ती रोग का प्रेरक कारक है, यानी कि छोटी पत्ती जो रोग का प्रेरक है बैगन में, वो कौन है? विषाणु है, जीवाणु है, फफूंद है, या फिर प्लाइटोप्लाज्मा है, क्या है? तो याद रखिएगा बैगन में छोटी पत्ती रोग का जो प्रेरक होगा वो फफूंद होगा। क्या होगा? फफूंद। सी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भोजन में पोषक तत्व की कमी के कारण कौन सी समस्या होती है? यदि भोजन में पोषक तत्व की कमी है तो उससे क्या होगा? कुपोषण होगा, भूखमरी, खारापान, या फिर अम्लता। सरल सा प्रश्न है ये भी, सभी को पता होगा भाई, जब पोषक तत्व की कमी होगी तो क्या होगा? कुपोषण होगा। क्या होगा? कुपोषण, है ना? पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कैंसर रोधी गुणों वाला विटामिन, कैंसर रोधी गुणों वाला विटामिन आपको बताना है कौन सा? विटामिन यू, विटामिन B17, विटामिन B15, या फिर विटामिन ए, कौन सा होगा करेक्ट आंसर? तो कैंसर रोगी गुणों वाला विटामिन के बारे में पूछे तो वो विटामिन B17 होगा। कौन सा? विटामिन B17, याद रखिएगा बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, सभी टेट में ये प्रश्न पूछा गया है, वो कौन सा है? खमेरीकरण है, प्रकाश संश्लेषण है, आसवन है, या फिर स्टरलाइजेशन है? तो क्या है? वो होगा आपका खमेरीकरण, है ना? फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं, फर्मेंटेशन यानी कि खमेरीकरण, दूध से दही बनने की प्रक्रिया की जाती है इसमें। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका कच्चे मांस को ड्रीफास्ट करने का सुरक्षित तरीका नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया। फ्रिज बिल्कुल है ना? माइक्रोवेव भी है, इसमें कौन नहीं? काउंटर में, काउंटर नहीं है, यानी कि बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि सुरक्षित कौन सा तरीका नहीं है ये पूछा गया था, तो काउंटर नहीं है, बी वाला आपका क्या होगा? सही होगा आंसर। शरीर के विकास में मदद करता है विटामिन, प्रोटीन, पानी, या फिर वसा? क्या करता है? शरीर में विकास में कौन मदद करता है? तो याद रखिएगा वो प्रोटीन करता है ना? शरीर के विकास में मदद क्या करता है? प्रोटीन करता है। इनमें से कौन भारत में खाद्य सुरक्षा का वेद कारण नहीं है? ज्यादा जनसंख्या, जमाखोरी व कालाबाजारी, खाद्यान्न भंडारों का अति प्रवाह, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारत में खाद्य सुरक्षा का वेद कारण कौन सा नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, तो वो है खाद्यान्न भंडारों का अति प्रवाह। ज्यादा जनसंख्या और जमाखोरी व कालाबाजारी, ये दोनों ही भारत में खाद्य श्रृंखला का वेद कारण होंगे, है ना? पूछा क्या गया? नहीं होगा कौन सा? तो वो खाद्यान्न भंडारों का अति प्रवाह, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लिपिड नहीं है? यहां पर कौन सा लिपिड नहीं होगा? तेल, वसा, प्रोटीन, या फिर मोम? कौन सा नहीं होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका प्रोटीन, है ना? प्रोटीन लिपिड के अंतर्गत नहीं आता है। आपका मोम, तेल, वसा, ये सभी क्या है? साथ में हार्मोन्स, है ना? जो कुछ प्रकार के हार्मोन्स होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, आपके लिपिड के अंतर्गत। तेल हो गया, है ना? वसा मैंने आपको बता दिया। साथ में जो मांस होता है, जो लाल मांस होता है, ये भी लिपिड के अंतर्गत आता है ना? तो कौन सा नहीं है? तो आपका प्रोटीन नहीं है, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, पीलिया रोग में जीवाणु द्वारा शरीर के किस अंग में सूजन आ जाता है? जिसको पीलिया हो जाता है उसके शरीर का कौन सा अंग है जिसमें सूजन आ जाता है? यकृत, पेट, हृदय, या फिर हाथ और पैर? है ना? सरल सा प्रश्न, सभी को पता है। जब पीलिया रोग हो जाता है तो यकृत पर हावी होता है, यानी कि यकृत पर सूजन आ जाता है ना? पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछा गया है। गिद्ध और सांप, सांप और मेंढक, कीड़े और मवेशी, या फिर गाय और खरगोश? कौन होगा? सबसे पहले जो चराई खाद्य श्रृंखला है, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये शाकाहारी जीव होते हैं। कौन से होते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं। जो जीव पौधों को खाते हैं वो चराई खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर सही आंसर होगा आपका गाय और खरगोश, है ना? ये दोनों ही चराई खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। साथ में इनके साथ में वो जोड़ लीजिएगा, आपका पांडा हो गया, है ना? आपका भालू हो गया, गाय विकल्प में है ही, आपका घोड़ा हो गया, है ना? आपकी भैंस हो गई, आपका जिराफ हो गया, और आपका ऊंट, है ना? और खरगोश, ये सभी के सभी क्या है? चराई खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान में निम्न में से कौन अधिक कैलोरी देता है? यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा जो कैलोरी देगा उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, या फिर पानी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान में जो अधिक कैलोरी देता है वो वसा होती है। क्या होती है? वसा। कितनी देती है ये भी पूछा गया है आपके सीटेट एमपीटेट एग्जाम में, तो वो देती 9 कैलोरी।
कितनी? 9 कैलोरी देती, सबसे ज्यादा याद रखिएगा वसा, है ना। प्रोटीन भी देती है और कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है दोनों भी देती है, लेकिन दोनों कितनी देती है? तो लगभग 4 कैलोरी। सबसे ज्यादा कितनी? 9 कैलोरी कौन देता? वसा। याद रखिएगा, आगे ये प्रश्न पूछा जाएगा, आपको पहले आंसर देना होगा। चलिए अगला प्रश्न। कोविड-19 शब्द में जो 19 का अर्थ क्या है? क्या होता है भैया 19 का अर्थ? कोरोना विषाणु का प्रकार है 19। कोरोना वायरल रोगों की लक्षणों की संख्या है, वायरल महामारियों की संख्या है, या फिर विषाणु और विषाणु से संबंधित रोग की पहचान का वर्ष है। तो ये सही होगा, है ना। 2019 में आया था आपका कोरोना, इसलिए इसे कोविड-19 कहा गया। विषाणु और विषाणु से संबंधित रोग की पहचान का क्या है? ये वर्ष है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न। भारत का खनिज हृदय, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, भारत का खनिज हृदय किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को, छोटा नागपुर के पठार को, केरल को, या फिर असम को, है ना। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। भारत का जो खनिज हृदय है इसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ऐसा कौन सी 3 चीजें हैं जिसमें उच्च स्तर का फाइबर होता है? सबसे ज्यादा फाइबर किसमें होता है ये आपको बताना है। किसमें होता है? फल, सब्जियां और साबुत अनाज में, बर्गर, फ्राइज और मिल्क शेक में, सलाद, मक्खन और अचार में, पिज्जा, नाचोस या फिर सैंडविच में। नाचोस लिखा हुआ है ना, ये किसमें? तो याद रखिएगा, जो फाइबर मिलता है उच्च स्तर में वो फल सब्जियों में सबसे ज्यादा मिलता है। किसमें? फल सब्जियों के साथ साथ जो साबुत अनाज होता है उसमें। इसके साथ साथ यदि बात करें तो आपका जो मटर और दालों में भी फाइबर पाया जाता है। किसमें? इसके साथ साथ यदि मटर भी आ जाए या फिर दालें भी लिखा हो विकल्प में, तो इन दोनों में भी उच्च स्तर पर फाइबर पाया जाता है, याद रखिएगा। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अत्यधिक शराब के सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यदि मेरे व्यूअर्स यानी कि जो वीडियो देख रहे हैं, यदि कोई भी शराब का सेवन करता है तो वो आज ही छोड़ दे, है ना। मेरी ये दक्षिणा होगी यदि आपने शराब छोड़ दी तो यहाँ पर किस अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है अत्यधिक शराब के सेवन से? पेट, त्वचा, हृदय या फिर यकृत, है ना। ये अच्छी चीज नहीं होती है, ये पेशों के साथ साथ आपके घर बार को भी ले जाएगी साथ में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यकृत, है ना। किसको प्रभावित करेगी? यकृत को। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। आंवला का मुरब्बा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक को अपनाया जाता है? संरक्षण को, परिरक्षण को, अपघटक को, या फिर प्राशुरीकरण को? सही आंसर क्या होगा? तो आंवला का मुरब्बा तैयार करने के लिए किस तकनीक को अपनाया जाता है? तो ये पाशुरीकरण को अपनाया जाता है। किसको? पाशुरीकरण को। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न। स्क्वायर किलोमीटर एरे, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है ASKA, टेलीस्कोप यहाँ स्थित होगा। कहां पर स्थित है भैया? सीधे सीधे ये बताना है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके में, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, या फिर ऑस्ट्रेलिया और एशिया में? कहां पर? करेक्ट आंसर होगा ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये एक प्रकार का क्या है? टेलीस्कोप है, याद रखिएगा। साथ में इसमें क्या होता है? तो इसके जरिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। और इसका मुख्यालय के बारे में पूछे कि भैया इसका मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा ये इंग्लैंड में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इंग्लैंड में है। स्क्वायर किलोमीटर एरे का मुख्यालय, याद रखिएगा। साथ में कहां पर है? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है, और ये एक प्रकार का टेलीस्कोप है। चलिए अगला प्रश्न। गन्ने के किस भाग से हम चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं? भाई गन्ने के किस भाग से चीनी प्राप्त कर सकते हैं? सीधा सीधा पूछा गया है। चीनी के क्रिस्टल तने के रस से, बीजों के रस से, लंबी पत्तियों के रस से, या फिर जड़ों को भिगोकर उसमें रस से? सरल सा प्रश्न, सीधा सीधा प्रश्न है भैया। तने का जो रस होता है उससे चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। आलू का स्टार्च कॉर्न स्टार्च की तुलना में कम तापमान पर बर्न शुरू होता है, जलाना होता है, जिलेटिनीकरण होता है, गंध होता है, या पृथक होता है? तो याद रखिएगा हमेशा ये जिलेटिनीकरण होता है। बी वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न। बढ़ता हुआ त्वचा का कैंसर और उत्परिवर्तन किसके कारण है? किसके कारण है भैया? ओजोन छतरी के नुकसान के कारण, अम्लीय वर्षा, CO2 प्रदूषण के कारण, या फिर CO प्रदूषण के कारण? बढ़ता हुआ त्वचा का कैंसर के बारे में पूछा गया है, तो ये ओजोन छतरी को नुकसान के कारण, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न। पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। पाचन और जो अवशोषण की प्रक्रिया है वो कब धीमी हो जाती है? वैसे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन विकल्प के अनुसार हमें आंसर देना है। अम्लीय माध्यम से, स्वस्थ व्यक्ति में, क्षारीय माध्यम से, या फिर मोटे व्यक्ति में? किसमें होती है? 39 का सही आंसर होगा ये अम्लीय माध्यम से होती है। किसमें?
किस माध्यम से होती है? अम्लीय माध्यम से होती है। पहला वाला विकल्प भी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विश्व की 3/4 लोगों का खाद्यान्न क्या है? गेहूं, चावल है, मक्का जो है, जई बाजरा है, या फिर चावल मक्का है? क्या है? तो विश्व में 3/4 लोगों का जो खाद्यान्न होगा वो आपका गेहूं चावल होगा। क्या होगा? गेहूं चावल, है ना? याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प भी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है ना? खाद गेहूं और आम है, घास बकरी और मानव है, बकरी गाय और हाथी, घास मछली और बकरी, कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? देखिए यहां होगा आपका घास, बकरी और मानव। कैसे होगा भैया? खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, किस प्रकार करेगा ये? देखिए बकरी को कौन खाता है, सॉरी घास को कौन खाता है? बकरी। घास को कौन खाएगा? घास को कौन खाएगा? बकरी। और बकरी को कौन खाएगा? मानव, क्योंकि ये मांसाहारी होता, बहुत सारे जो मानव होते हैं मांसाहारी होते हैं, बकरी का मांस को खाते हैं। तो ये क्या होता है? खाद्य श्रृंखला हो गई, है ना? घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा, तो एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो गया। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न, वसा कैलोरी प्रति ग्राम का योगदान करता है। भाई वसा में कितनी कैलोरी होती? मैंने आपको बताया था 9, 8, 7, 10। तो वहां पर क्या बताया था? सबसे ज्यादा कैलोरी होती है वसा में। कितनी होती है? 9। कितनी होती है? 9 प्रति ग्राम का योगदान करती है, यानी कि पहला वाला विकल्प भी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, और यह प्रश्न आपका सीटेट में पूछा गया है, नेटेट एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में टमाटर, आलू और हरी मिर्ची आई? दक्षिण अमेरिका से, यूरोप से, अफ्रीका से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से? करेक्ट आंसर होगा आपका दक्षिण अमेरिका से। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका से क्या आया आपका? टमाटर, आलू और हरी मिर्ची। यदि आपसे पूछ ले भैया गोभी और मटर कहां से आया, लिख देता हूं मैं यहां पर, गोभी और मटर के बारे में पूछ ले कि भैया ये कहां से आया, तो आपको पता होना चाहिए ये यूरोप से आया। कहां से आया? यूरोप से आया। कॉफी और भिंडी के बारे में पूछ ले भाई, कॉफी और भिंडी ये कहां से आई? तो ये अफ्रीका से आई, है ना? और आपसे पूछ ले कि भाई भारत से कौन से फल सब्जी आई, तो उसके बारे में यहीं पर लिख देता हूं मैं। आपका आम आया, आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैगन सॉरी, और मूली। इनको याद रख लीजिएगा भैया, है ना? ये भारत से आया है, यानी भारत में ही है ना? आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैगन और मूली, है ना? यहाँ पर अफ्रीका से कॉफी और भिंडी, दक्षिण अमेरिका से आपका टमाटर, आलू, हरी मिर्ची, और यूरोप से आपका गोभी और मटर, है ना? 3-4 चीजें आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी आइटम विटामिन सी का स्रोत नहीं? कौन सा आइटम भैया विटामिन सी का स्रोत नहीं, जिसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता? इसके बारे में बताना है। आलू, टमाटर, अमरूद या फिर अंडे? तो सही आंसर होगा आपका अंडा, है ना? क्या सही आंसर होगा? अंडा। अंडे में विटामिन सी का स्रोत नहीं पाया जाता। जो अंडा होता है इसमें प्रोटीन और वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें? प्रोटीन और वसा पाई जाती, ना कि विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिएगा, विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत पूछे कि सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा, तो फल और सब्जियां। क्या होगा? फल और सब्जियां होगा। यदि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग पूछे, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, सुक्रोज को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? नमक, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा या फिर ग्लूकोज? याद रखिएगा, सुक्रोज को शर्करा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शर्करा। शर्करा के साथ साथ इसे टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। साथ में से गन्ना चीनी के नाम से भी जाना जाता है। किससे? गन्ना चीनी के नाम से भी आपका सुक्रोज को जाना जाता है। याद रखिएगा, टेबल शुगर और गन्ना चीनी। चलिए अगला प्रश्न, दंत चिकित्सक दांत दर्द निवारण के लिए किस तरह के फल खाने को कहेगा? यदि दंत चिकित्सक आपके दांत में दर्द है तो उसके निवारण के लिए कौन से फल खाएंगे जिससे आपको राहत मिलेगी? शुष्क फल, ताजे फल, खट्टे और रसदार फल, या फिर मीठे और गुद्देदार फल? तो आपको खाना पड़ेंगे खट्टे और रसदार फल, है ना? तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, प्रोटीन या फिर एंजाइम्स? किसके कारण होता है? तो देखिए, यदि यहाँ पर विटामिन का नाम ना दे और विकल्प में आपको थायमिन दे दे, है ना, तो थायमिन की कमी से या फिर विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प भी आपका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर रेगिस्तान नम और रेगिस्तान जलवायु की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण कोष्ण नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, और ये फोर्थ वाला विकल्प में रहेगा और यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व में हरी मटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, देश पूछा है ना। विश्व में हरी मटर का बारे में पूछा कि हरी मटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो हरी मटर के बारे में पूछे तो चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। हरी मटर का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश होगा वो चीन ही होगा। चलिए अगला प्रश्न, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है? कैसे काम करेगा? बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, ये जीवाणु को केंद्रक पर कार्य करेगा, कोशिका भित्ति बनाने वाली जीवाणु प्रक्रिया को रोकता है, या फिर मानव प्रतिरक्षा में वृद्धि करेगा। क्या करेगा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया? करेक्ट आंसर होगा ये आपका कोशिका भित्ति बनाने वाली जीवाणु प्रतिक्रियाओं को क्या करेगा? प्रक्रियाओं को रोकेगा, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अजैव निम्नीकरणीय कचरे के लिए किस रंग के डिब्बे का उपयोग किया जाता है? देखिए छोटी सी गलती यहाँ पर हुई है। क्या गलती हुई है? देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 50 है और डायरेक्ट प्रश्न संख्या क्या आ गई 60, है ना। प्रश्न संख्या डालने में यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हुई है, यानी कि आपके टोटल प्रश्न कितने बताए थे? शुरू में 80, इसमें से 10 कम कर दीजिएगा, है ना। थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है हमसे, तो यहाँ पर 70 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या लास्ट में आपको 80 ही देखने को मिलेगी, लेकिन प्रश्न कितने होंगे? 70 रहेंगे, इसलिए इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, है ना। प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पर? अजैव निम्नीकरण कचरे के बारे में, यानी कि अपशिष्ट संग्रहण के बारे में। तो जो नगर पालिका द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के लिए 3 प्रकार के डिब्बे चुने गए हैं, यानी कि 3 प्रकार के डिब्बे प्रदान करती है नगर पालिका। पहला आपका होगा, यानी कि हरे डिब्बा होगा, काला डिब्बा, नीला डिब्बा और काला डिब्बा। 3 प्रकार के डिब्बे होते हैं, हरे डिब्बे, नीला डिब्बा और काला डिब्बा। उसमें अजैव निम्नीकरण कचरा किस में डाला जाता है? तो याद रखिएगा वो हरे डिब्बे में डाला जाता है। कौन से डिब्बे में? हरे डिब्बे में। अब काले डिब्बे में क्या जाता है? यहाँ पर काले डिब्बे की बात करते हैं, इसमें क्या डाला जाता है? तो इसमें घरेलू खतरनाक कचरा जो होता है वो काले डिब्बे में डाला जाता है। नीले डिब्बे में क्या डाला जाता है? तो इसमें उन सामग्रियों को डाला जाता है जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रकार का जो कचरा होगा वो नीले डिब्बे में होगा। तो यहाँ पर अजैव निम्नीकरण कचरे के बारे में पूछा गया, तो हरा डिब्बा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खाद्य संरक्षण, प्रशीतन, उबालना या फिर पाश्चराइजेशन। देखिए सरल सा प्रश्न है, खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को कहेंगे खाद्य संरक्षण कहेंगे। सरल सा प्रश्न है, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। कोई भी पदार्थ जो मुंह द्वारा ग्रहण किया जा सके व शरीर के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो, खनिज, भोजन पदार्थ, जल। ये भी सरल सा प्रश्न, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुंह द्वारा ग्रहण किया गया क्या बोलते हैं उसको? भोजन कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अपने शरीर को विटामिन और खनिजों की आवश्यकता है क्योंकि वे शरीर को ऊर्जा देते हैं। यहाँ पर विटामिन और खनिजों की क्यों आवश्यकता होती है? सीधा सीधा पूछा गया है। वे चयापचयी प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, वे शरीर के अंगों को इंसुलेट करते हैं, या फिर वे शरीर के से गर्मी निकालते हैं। तो जहां पर विटामिन और खनिज की बात की जाए तो वे चयापचयी प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, और यह प्रश्न भी काफी बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जर्दी या पीला प्रोटीन अंडे के तरल वजन का लगभग प्रतिशत बनाता है। यहाँ पर जो पूरा वजन होता है, देखिए जर्दी या पीला अंडा आदि आपने खाया होगा, तो अंडे के अंदर एक पीला भाग होता है, उसका यहाँ पर लगभग प्रतिशत के रूप में पूछा गया है। कितना होता है? 12%, 22%, 43% या फिर 33%। पूरा पूरा भाग का पूछा गया है, तो वो होता है 33%। कितना होता है? 33% होता है। यदि इसके अंदर प्रोटीन के बारे में पूछे कि भाई प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है 33% में, तो अंडे की जो जर्दी में लगभग कितना प्रोटीन होता है? 16% प्रोटीन होता है। कितना होता है? 16% होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, लैंड क्रोमेट सामान्यतः किसमें मिलावट के रूप में पाया जाता है? पानी, शीतल पेय, हल्दी या फिर तेल। काफी खतरनाक होता है लेड क्रोमेटिक, जहर की तरह काम करता है। लेकिन ये दुख की बात है, ये जो मिलावट होती है ये हल्दी में की जाती है, उसकी चमक के लिए की जाती है। लेड क्रोमेट क्या करता है? हल्दी में चमक बढ़ा देता है, इस वजह से इसको डाला जाता है। तो तीसरा वाला विकल्प क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। ये तेल में भी डाला जाता है ना, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा? आपका हल्दी होगा। चलिए अगला प्रश्न, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? बेरी बेरी, रिकेट्स,
घेंगा या फिर स्कर्वी। विटामिन आयोडीन की बारे में बात की जा रही है तो सभी को पता है भैया घेंगा रोग, जिसे गलकंड भी कहा जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चावल की पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल में पॉलिश की जाती है, आजकल जो आपने चावल देखते हो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं ना, उसमें पॉलिश की जाती है, अलग ही चमक होती है उनमें। तो वो चमक करने के लिए भैया कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल, एक्सोरोफाइड या फिर थायमिन। सही आंसर होगा आपका थायमिन। याद रखिएगा जो थायमिन जो विटामिन बी के द्वारा मिलता है ना, उसकी कमी हो जाती है। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग धूल से होता है? सिलिकोसिस, क्षय रोग, जियाडाइडिस, सिटिक फाइब्रोसिस, कौन सा होता है? कौन सा रोग धूल से होता है ये पूछा गया है। सही आंसर होगा आपका सिलिकोसिस। जो सिलिकोसिस है ये धूल से होने वाला रोग है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, टाइफाइड रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखिए गलत आपको बताना कौन सा है। माइक्रोबैक्टीरियम लेपाई टाइफाइड का कारण बनता है? नहीं, ये नहीं बनता है। इससे क्या होता है? इससे कुष्ठ रोग होता है। क्या होता है? कुष्ठ रोग होता है, टाइफाइड रोग नहीं होता है। तो पहला वाला ही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गलत आपका पूछा गया था। दूषित भोजन और पानी की यदि पूछे कि भाई टाइफाइड रोग फिर किससे होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है आपका साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, है ना। किसके कारण होता है? एक प्रकार का जीवाणु होता है, इसके कारण होता है टाइफाइड रोग। साल्मोनेला लिखा हुआ है ना, साल्मोनेला टाइफी। और ये जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई टाइफाइड है, ये टाइफाइड का कारण नहीं बनता, ये कुष्ठ रोग का कारण बनता है। दूषित भोजन और पानी से संक्रमण बिल्कुल सही है आपका। तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा, पहला गलत होगा, वो गलत ही आपका पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी जोड़ी सही नहीं है? विटामिन डी सूखा रोग, क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है। थायमिन से बेरी बेरी रोग होता है, बिल्कुल सही है। नार्सिन से पेलोग्रा होता है। विटामिन के से बांझपन नहीं होता है। विटामिन के की कमी से रक्त स्त्राव होता है, रक्त स्त्राव, है ना, ये होता है आपका विटामिन के से। बांझपन की कमी किससे होती है? तो विटामिन ई की कमी से होती है बांझपन की कमी, है ना। तो यहाँ पर जो बांझपन होगा ये आपका विटामिन के की कमी से नहीं होगा। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, स्वच्छ हड्डियों के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? स्वच्छ हड्डी, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया और सभी टेट एग्जाम में लगभग ये प्रश्न पूछा गया। कैल्शियम और विटामिन ए, पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन डी या फिर कैल्शियम और विटामिन सी, कौन सा? तो यह होता है आपका कैल्शियम और विटामिन डी। स्वस्थ हड्डियों के लिए जो आवश्यक होगा वो कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी होगा, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। किसमें सीधे ड्राई फीड सूखी उष्मा के द्वारा भोजन पकाया जाता है? सूखी उष्मा, तलना, भूनना, उबालना या फिर दिए गए में से कोई नहीं, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सरल सा प्रश्न है, सूखी उष्मा के बारे में पूछा गया है, तो भूनना आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी वाला आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, हिमालयन यू से प्राप्त दवा अब किस बीमारी के खिलाफ दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा है? कर्क, जिसे कैंसर कहा जाता है, क्षय रोग या फिर कैंसर को कर्क कहा जाता है, टाइफाइड या फिर मलेरिया। तो याद रखिएगा वो कैंसर होगा या फिर कर्क रोग होगा, है ना। हिमालयन यू, जिसे टेक्टस वेलाचियाना भी कहा जाता है, इससे निकाली जाने वाली दवा कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाती है और दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कैंसर रोधी दवा है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ऐसा कौन सा भोजन है जो आपके अस्वाभाविक रूप से उच्च ऊर्जा देता है? देखिए अस्वाभाविक रूप से पूछा गया है, वसा है, प्रोटीन है, चीनी है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो वो होगा आपका कैफीन युक्त पेय पदार्थ। कौन सा होगा? कैफीन युक्त पेय पदार्थ, जिसको हमें पीने से ताजगी आ जाती है ना, उच्च ऊर्जा आ जाती है, जो अस्वाभाविक रूप से होती है, जो चीनी में पाई जाती है। चीनी यानी कि यहाँ पर आपका तीसरा वाला विकल्प होगा, ये आपका करेक्ट होगा। चलिए, एस्केरिसिस संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के काटने से, तसे तसे मक्खियों से, बिना पके सूअर का सेवन से या फिर एस्केरिस के अंडों से, दूषित पेयजल से। तो एस्केरिस संक्रमण के बारे में पूछा गया, सीधा सीधा प्रश्न, आंसर आपके सामने है। एस्केरिस के अंडों से, दूषित पेयजल के द्वारा ये फैलता है या फिर ये दूषित मिट्टी या पानी के संपर्क में आने से फैलता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका फोर्थ वाला, एस्केरिस के अंडों से दूषित पेयजल। अगला प्रश्न, सेब, संतरा, अनार और केला खाने के बाद संतरों का स्वाद बाकी सभी से भिन्न था, क्यों था? क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर इसमें कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
यानी कि सेब, संतरा, अनार और केला खाने के बाद संतरे का स्वाद बाकी सभी से भिन्न होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, वो खट्टा खट्टा होता है ना। शरीर में गंभीर रूप से निर्जलीकरण होने पर निम्न में से क्या हो सकता है? खून की कमी हो सकती है, हीमोफीलिया हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है, हृदय संबंधी समस्या, फिर अस्थि सुस्थिरता हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, शरीर में गंभीर रूप से निर्जलीकरण होने पर क्या हो सकता है? हृदय संबंधित समस्या हो सकती है। तीसरा वाला विकल्प ही आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, गेहूं के आटे में सोया आटा मिलाने से ब्रेड निम्नलिखित में से किस घटक से समृद्ध होगी? तो लाइसिन होगा, फाइबर, हाइकोट या फिर लोहा। तो ये होगा लाइसिन। क्या होगा? लाइसिन। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न खत्म हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। कितने आपके प्रश्न मिले? 78 में से आपको 10 घटा देना है, 68। टोटल प्रश्न कितने मिले आपको? यहाँ पर 68 मिले। अब इन 68 में से आपको कितने नंबर आ रहे हैं, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे कमेंट करके जरूर बताना है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों की नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।